गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपने सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं खेद चाहती हूँ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से, इसलिए किसी भी कॉलेज के कमरे में बैठ जाओगे आपको आवाज़ें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे ही। आज हम ईविल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने जा रहे हैं। बेकारी के क्या दुष्प्रभाव हैं, ये हम सब जानते हैं कि बेकारी जो है गरीबी का भी दुष्परिणाम है और बेकार व्यक्ति जो है उसकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है, हीनता की भावना पैदा हो जाती है, परिवार को और बाकी के लोगों को फेस करने में उसको परेशानी हो जाती है, लोग ताने मारते हैं, घर के लोग भी उसको बहुत तंग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। तो अब क्या बेकारी के दुष्परिणाम हैं वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब वैयक्तिक विघटन। अब बेकार होने पे व्यक्ति के पद की भी और सम्मान की भी दोनों की हानि होती है। अब क्या करेगा, वो देर तक बैठा रहेगा, सोता रहेगा, नशा करेगा, कुछ खराब चीज़ें उसके अंदर इंडल्ज होएगा। अब बेकारी की दशा में आवारागर्दी भी कर सकता है, गुंडागर्दी भी कर सकता है, मारा पीटी भी कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है और डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा आजकल कारण होता है डिप्रेशन, मानसिक अवसाद। अस्थायी बेकारी से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क विकृत भी हो जाता है। महत्वाकांक्षाएं दुर्लभ हो जाती हैं, बार बार उसको सुनना पड़ता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ एट ऑल। और घर के बाहर के समाज के ताने सुन के व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर भी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा है बेकारी और स्वास्थ्य, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ, हाउ द टू आर रिलेटेड, हाउ इज हेल्थ रिलेटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेकारी के दिनों में व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है और उसका स्वास्थ्य खराब होता है। चिंता के कारण भी उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा खाने लगता है तो ओबेसिटी हो जाती है, कई बार वो खाता ही नहीं है तो अंडर नरिश हो जाता है और चुपचाप बैठता है, अकेले बैठता है, इससे भी उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। बेकारी और पारिवारिक विघटन। बेकारी का प्रभाव सिर्फ वैयक्तिक विघटन पर भी नहीं पड़ता बल्कि पारिवारिक विघटन पर भी पड़ता है। जो भी परिवार की जमा पूंजी होती है, जो भी पेरेंट्स ने इकट्ठा कर रखा होता है, धीरे धीरे वो ख़त्म करने लगता है और ज़मीन गहने ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे कभी बेचने की कगार पर व्यक्ति आ जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब उसे कोई पैसा उधार भी देना पसंद नहीं करता है और परिवार के सदस्यों में तनाव बढ़ जाता है। लोग बाग जो दोस्त होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वो उससे दोस्ती छोड़ देते हैं। परिवार के संबंधी भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसके बाद बेकारी और सामाजिक विघटन। बेकारी के कारण होने वाली आर्थिक हानि को तो हम एक तरह से माप भी सकते हैं, लेकिन सामाजिक हानि जो है उसका मूल्यांकन करना कठिन होता है। बेकार व्यक्ति की धारणाओं में कठोरता आने लगती है, बहुत रिजिड सा हो जाता है और उसका प्रभाव जो है वो पूरे समुदाय पर ही पड़ता है, क्योंकि समुदाय को ही परिवार के भरण पोषण की, चिकित्सा की, सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। मान लीजिए परिवार की बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई तो समाज को सामाजिक सुरक्षा जैसे पुलिस, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था की पेंशन आदि पर अधिक खर्च करना होता है। ऐसी परिस्थितियों में बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार
ये सब चीज़ें पनपने लगती हैं और अपराधों की संख्या में भी इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स। बेकारी और आर्थिक प्रभाव। बेकारी गरीबी और ऋणग्रस्तता को भी जन्म देती है, क्योंकि लोगों की आय और जीवन स्तर इसमें गिरेगा लोगों का, और कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी, जिससे उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा तो हमारी जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय जो है वो घटने लगेगी, और ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक साधनों और प्राकृतिक स्रोतों का पूरी तरह हास्य होगा या लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। अब बेकारी के साथ ही नैतिक पतन भी होने लगता है, मॉरल डिग्रेडेशन। व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक पतन होने लगता है। अब कभी गलत काम करेगा, चोरी भी करने लगेगा या और गुंडागर्दी करने लगेगा, तो ये उसका नैतिक पतन हो रहा है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना समाप्त होने लगेगी, तो वो अनैतिक कार्य करने में ज़रा सा भी नहीं संकोच करेगा, और लोग अपने दायित्वों को निभाने से जी चुराने लगते हैं। ऐसे में घर छोड़कर भाग जाते हैं, कई बार सुसाइड भी करने का सोचते हैं जब ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उसके बाद बेकारी और राजनीतिक प्रभाव में क्या हम बात कर सकते हैं कि देशव्यापी बेकारी राजनीतिक विद्रोह और क्रांति को जन्म देती है। बेकार के लोग प्रदर्शन, हड़ताल आदि का आयोजन करते हैं, सरकारें ठप हो जाती हैं, प्रजातंत्र की नींव हिलने लगती है, अराजकता फैलती है, लूटपाट, दंगे, तोड़फोड़, ऐसा सब कुछ होता है, तो लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों से सांस्कृतिक पतन जो है देश का, वो भी होता है, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। बेकारी व्यक्ति में निराशा और हीन भावना को तो जन्म देती है, काम के प्रति उसकी रुचि भी समाप्त हो जाती है, और मानसिक संघर्षों से भी वो जूझता है, और उसका जो स्वभाव है उसमें भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, पराधीनता की मनोवृत्ति जन्म ले लेगी, असहाय और पराश्रित अनुभव करने के कारण उसकी व्यक्तिगत योग्यता और कार्य क्षमता भी घट जाएगी, क्योंकि उसको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा पैसों के करके, इकोनॉमिकली और बाकी की चीज़ों के लिए भी। इससे उसकी मनोवैज्ञानिक जो दशा है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम यदि बात करें कि भारत में बेकारी जो है किस एक्सटेंट तक है, तो निश्चित तौर पे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसी के आधार पर हम बातें करते हैं, और इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने समय और कार्य करने की इच्छा, इसके आधार पर ये बताया है कि हमारे यहाँ 7.9% राष्ट्रीय श्रम शक्ति बेकार है, जबकि हमारे यहाँ 35% श्रम शक्ति पाई जाती है। पुरुषों की तुलना में, महिलाओं में और शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित लोगों में बेकारी अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो तो कुछ ना कुछ अपना तो भी गुजारा चला लेगा, मगर जो अशिक्षित है उसके अंदर ये अधिक पाया जाएगा। और ये हमने पहले भी देखा था कि सबसे अधिक बेकार व्यक्ति 20 से 24 वर्ष की आयु के हैं, और इसके बाद 40 से 50 वर्ष की आयु के। पहला जो समूह है उसमें तो बेकारी का कारण क्या है, देयर इज़ नो एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी है। और दूसरे जो एज ब्रैकेट है उसमें शक्ति का हास्य होने लगता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसमें काम करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। अब भारत में यदि हम बेकारी का उल्लेख करें तो हम दो तरीके से बात कर सकते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में बेकारी और एक शहरी क्षेत्र में बेकारी। थोड़ा थोड़ा सा फर्क दोनों के अंदर पाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी बेकारी के अंदर। उसके बाद बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जो बेकारी को दूर करने के
प्रयास में काम आती हैं। दीर्घकालीन उपाय भी हैं और शॉर्ट टर्म मेजर्स भी हैं कि हम कुछ कुटीर उद्योग उनको विकसित करें, शरीर से जो अक्षम लोग हैं उनके लिए पुनर्वास की सुविधाएं दें, श्रमिकों की क्षतिपूर्ति करें, खेती से रिलेटेड हम चीज़ों को थोड़ा सा तवज्जो दें। फिर उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का भी हम प्रॉपर प्रबंधन करें और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश को भी सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पढ़ जाते हैं बिना किसी एम के, आप डिग्रियां ही डिग्रियां लेते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आप छोटा काम करने के लायक भी नहीं रहते। बड़ी नौकरी आपको मिल नहीं रही है और छोटी नौकरी आप करना नहीं चाहते, तो इसकी वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अधिक बढ़ता जाता है। तो जो लोग वाकई डिज़र्विंग है, पढ़ना चाहते हैं, ओनली दे शुड गो फॉर हायर एजुकेशन, ताकि बाकी के लोग अपना टाइमली रोज़गार में अपने कामकाज में लग जाएं और उनको कोई ना कोई काम धंधा मिल जाए। कल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।